तो बच्चों आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इससे पहले आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है व्हाट इज द गॉस लॉ और गॉस लॉ का एक्सप्रेशन। तो आज हम गॉस लॉ की हेल्प से करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आइदर लाइन पे हो सकता है, आइदर शीट पे हो सकता है या फिर स्फीयर पे हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ Gauss's law। एप्लीकेशंस ऑफ Gauss's law। तो इसमें से न्यूमरस एग्जांपल्स आएंगी। फर्स्ट जो आएगी दैट इज द लीनियर चार्ज, दैट इज द लाइन के ऊपर। इसके सेकंड जो आएगी दैट इज द शीट, और जो इसकी नेक्स्ट आएगी दैट इज द स्फीयर। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन है, हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज या फिर स्फीयर। लेकिन जो आज हम करेंगे दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन infinite long straight having continuous चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो क्या होनी चाहिए, दैट इज द कंटिन्यूअस ऑन ए वायर। तो हम वायर के ऊपर निकालेंगे दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल्स, उसमें पूछा होगा आपसे सिलेंडर। और सिलेंडर जैसे कि हमारे पास एक वायर है, अगर थिन वायर का अगर हम रेडियस बढ़ाना शुरू कर दें तो क्या होगा, वो एक किस फॉर्म में आ जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो जब भी न्यूमेरिकल्स में आएगा तो दैट इज द केस ऑफ वायर। सो अब हम इसको जब स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले हमने गॉसेस लॉ में बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, दैट इज कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज है, लेट अस सपोज आई हैव ए प्लस क्यू पॉइंट चार्ज, तो इसके अराउंड जो गॉसियन सरफेस बनेगा दैट इज सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस। चाहे वो पॉइंट चार्ज है, चाहे वो हेमिस्फीयर था, चाहे वो सिलेंडर था, चाहे वो क्यूब था, उसके अराउंड हम क्या बनाते थे, एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बनाते थे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, लेट अस सपोज ये जो चार्ज था इसकी वजह से हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे। अब लेट अस सपोज ये जो चार्ज है, इस चार्ज प्लस क्यू, अगर ये प्लस क्यू में इस तरफ से इसको बढ़ाना शुरू कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज द कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सो लेट अस सपोज मेरे पास एक स्केल है, इस स्केल को अगर मैं रखूं यहाँ पे तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ, लेट अस सपोज दिस इज ए वायर। अब ये जो हमारे पास स्केल है इसके ऊपर है +1, तो मैं इसके ऊपर 1 के ऊपर रखता हूँ प्लस क्यू चार्ज, सेकंड के ऊपर भी रखता हूँ प्लस क्यू चार्ज, थर्ड के ऊपर प्लस क्यू चार्ज। इस तरह से नंबर ऑफ चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें पूरे स्केल पे रख दूं एट इक्वल डिस्टेंस, सो दैट इज कॉल्ड एज कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सो अगर अब इस वायर को मैं इस लाइन को मिला दूं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और इसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज द कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और हमने गॉसेस लॉ में अंडरस्टैंड कर लिया है कि दैट अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके अराउंड गॉसियन सरफेस बनेगा वो क्या बनेगा, सिमेट्रिक। इस तरह से नंबर ऑफ चार्जेस को अगर मैं ऐसे रख दूं तो इनके ऊपर जो सिमेट्रिक बनेगी वो इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगी, और इन सभी को अगर आपस में मैं ज्वाइन कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर। दैट मींस कि जो हमारे पास वायर का जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो क्या बनेगा, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। सो लेट अस सपोज ये हमारे पास था वायर, और इसके अराउंड जो गॉसियन सरफेस बनेगा दैट गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। सो ये हमारे पास आ गया गॉसियन सरफेस। सो दिस इज द गॉसियन सरफेस, और ये क्या आ गया, दिस इज द गॉसियन सरफेस। सो जो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो रेडियस है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं दैट रेडियस इज द आर, और जो इसकी लेंथ है वो लेंथ क्या कंसीडर कर लेते हैं, दैट लेंथ इज द एन। सो ये इसका आ गया रेडियस और ये क्या है, इसकी लेंथ। अब आप देखेंगे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, और प्लस क्यू चार्ज अपने अराउंड सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो इस तरह से जो इसमें प्लस क्यू चार्ज है वो उसके अराउंड इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, सिमिलरली इन दिस वे। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये किस क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम थ्योरी में क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास
एक सिलेंडर है, दैट इज सिलेंडर क्या है, दैट इज अ गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है दैट आर इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, एंड लेट एल इज द लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर। ये है इसकी डायग्राम, और इस वायर पे आप देखेंगे कि ये प्लस क्यू चार्ज है, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, लेट अस सपोज दिस इज द 1, दिस इज 2 3 4, अगर ये सारा चार्ज भी होगा तो उसके जो टोटल आएगा, टोटल को मैं या इधर क्यू स्मॉल से भी लिख सकता हूं या कैपिटल क्यू के साथ भी, तो फिलहाल मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं स्मॉल क्यू के साथ। तो अब हम करेंगे बिकॉज इट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो अब हम यूज करेंगे दैट इज द गॉस लॉ। सो नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस's लॉ, गॉस's थ्योरम, और गॉस's थ्योरम क्या है, दैट इज phi that is equal to E dot ds is equal to Q upon epsilon naught, Q that is the charge enclosed by that sphere, लेकिन आज हमारे पास जो चार्ज है that is the charge on the wire। सो ये तो हमारे पास है किसकी, लेकिन हम इसको यहाँ से इसको एलिमिनेट करके हम इसका यूज करेंगे। सो दिस इज द E dot ds is equal to Q upon epsilon naught। सो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर E एंड ds के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, मींस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E डॉट ds एंड E डॉट ds is equal to E ds cos of theta, मींस ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस के अलावा किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच में एंगल है, E वेक्टर एंड ds वेक्टर के बीच में। अब यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे लगाया क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस मींस इस सिलेंडर का क्लोज सरफेस कैसे बनेगा, एक इसका अपवर्ड फेस रहेगा, एक इसका डाउनवर्ड, और इसका कर्व सरफेस। जैसे कि लेट अस सपोज मेरे पास ये एक गिलास है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, तो इसमें इसको क्लोज कैसे करेंगे, एक इसका अपवर्ड सरफेस, एक इसका डाउनवर्ड सरफेस, और इसका थर्ड फेस दैट इज ये जो कर्व सरफेस है। तो मींस इसके तीन हमारे पास फेसेस हैं, कौन से आगे, दिस इज द फर्स्ट फेस, लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट फेस, इसको बोलेंगे सेकंड फेस, एंड दिस इज द थर्ड फेस। मींस इन तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा क्लोज सर्किट। जैसे कि हमारे पास ये क्लोज है, तो क्लोज के लिए मैं इसको 3 फॉर्म में लिखूंगा, दैट इज द E ds, दिस इज द E डॉट ds, ये आ गया फर्स्ट फेस, मींस इसका अपवर्ड, जो हमारे पास ये सिलेंडर था इसका अपवर्ड आ गया, एंड प्लस इसका जो सेकंड है दैट इज द E डॉट ds, और E डॉट ds क्या है इसका डाउनवर्ड, एंड प्लस इसका जो आएगा दैट इज द E डॉट ds, दैट इज द थर्ड, एंड थर्ड इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मींस इसका अपवर्ड फर्स्ट सेकंड, मींस ये इसको क्लोज करना हमने, तो क्लोज अपवर्ड सरफेस के लिए, फिर कर्व सरफेस के लिए, और थर्ड इसका ये बना गया। तो अब हमें चेक करना है कि इन दोनों के बीच में एंगल फर्स्ट फेज के लिए कितना आ रहा है, सेकंड फेज के लिए कितना आ रहा है, एंड थर्ड फेज के लिए कितना आ रहा है। तो सबसे पहले लेट अस सपोज अगर इसके बीच में ना वायर रखी थी, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी दैट इज यूनिफॉर्मली ऑडवर्ड, मतलब वो ऑडवर्ड ही निकलेगी। तो जो फर्स्ट फेज था अपवर्ड, उसके लिए जो एरिया वेक्टर था दैट इज इन अपर डायरेक्शन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी डायरेक्शन में इसमें से बाहर आ रही है। तो अब आप देखेंगे कि जो एंगल था दैट इज रिमेन, आप देखेंगे यहां से कि जो एंगल था हमेशा ही कितना रह रहा है, ये कितना रह रहा है, दैट इज द 90 डिग्री। मींस फर्स्ट फेज के लिए जो ये वाला फेज है उसमें इसका जो ds वेक्टर है ये आ गया ds वेक्टर इज अपर डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है, तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ रहा है, दैट इज द 90 डिग्री। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज द E फर्स्ट फेज E ds cos ऑफ 90 डिग्री, ये आ गया अपवर्ड के लिए। अब डाउनवर्ड के लिए भी सेम, ये आ गया इसका एरिया वेक्टर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑडवर्ड। तो अब भी आप देखेंगे तो एंगल जो है दैट इज रिमेन 90 डिग्री। तो सेकंड फेज जो डाउनवर्ड था उसमें जो ds वेक्टर है दैट इज, क्योंकि ds वेक्टर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो परपेंडिकुलर मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी आइदर इस डायरेक्शन में थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन या फिर आउटवर्ड में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो एंगल बना रही है दैट इज आल्सो 90 डिग्री। सो यहां पे भी कितना आ गया सेकंड फेज के लिए, दैट इज द E ds cos ऑफ 90 डिग्री फॉर सेकंड फेज। अब जो थर्ड फेज है
उसमें जो इसका एरिया वेक्टर आएगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द कर्व सरफेस। तो ये हम कहीं भी रख के देख लें तो ये जो एंगल जो आ रहा है दैट इज द ये दिस इज फॉर एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसकी ऑडवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। सो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल आएगा दैट एंगल इज 0 डिग्री, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और इसका जो एरिया सरफेस एरिया है वो भी इसी डायरेक्शन में है दैट इज द ds। सो एंगल कितना आ गया दैट इज द 0 डिग्री। सो प्लस थर्ड फेस दैट इज द EDS cos of 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है दैट इज द cos 90 दैट इज इक्वल टू 0, cos 90 दैट इज इक्वल टू 0 एंड cos 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो इस हिसाब से ये सारे टर्म क्या हो जाएगी 0, ये सेकंड टर्म भी क्या हो जाएगी 0 और ये हमारे पास बच क्या जाएगा दिस इज द फॉर थर्ड फेस दैट इज थर्ड फेस इज इक्वल टू EDS एंड cos 0 दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आपको इतना अंडरस्टैंड पहले से है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी दैट इज कंटिन्यूस, एक तो कंटिन्यूस होगी, सेकंड दिस इज द सिमेट्रिक। सो दैट मींस ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। सो दिस इज द EDS इंटीग्रेशन थर्ड फेस एंड दिस इज द Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, मींस ये स्मॉल सरफेस, जैसे कि मैंने ये सिलेंडर लिया था तो इसका हम स्मॉल पोर्शन ले रहे थे, तो ये सरफेस एरिया है, अगर इसको सारा जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज द इंटीग्रेशन थर्ड फेस, हम किसकी निकालेंगे इस पोर्शन की, सो दिस इज द ds एंड दिस इज द कर्व surface area of cylinder and surface area of cylinder because curve surface area this is equal to 2 pi rn, 2 pi r is the radius and l is the length. So what is the value of E dot ds? This is equal to E and ds is equal to 2 pi r l is equal to Q upon epsilon naught. तो यहाँ पे E की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी अब यहाँ पे हमारे पास आएगा Q। Q जो है दैट इज द लीनियर चार्ज, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो हम एप्लीकेशन निकालेंगे वो किस चीज के लिए थी, फर्स्ट फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड क्या था सरफेस चार्ज एंड थर्ड जो आएगा दैट इज द स्फीयर, और स्फीयर के लिए क्या आएगा दैट इज द वॉल्यूम। तो हमारे पास एक लीनियर चार्ज आएगी और लीनियर चार्ज आप सभी को पता दैट इज लैम्डा, लीनियर मींस लाइन के ऊपर, दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशनल। तो लीनियर के लिए था Q अपॉन लेंथ, कि इस चार्ज इस लेंथ के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। सो यहां से हम Q की वैल्यू निकालेंगे, Q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू L। सो ये जो वैल्यू थी, ये जो वैल्यू है दैट इज द लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, ये हम पुट करेंगे यहां पे, सो E इनटू 2 pi r L एंड व्हाट इज द वैल्यू Q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो L से L कैंसिल आउट और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 2 और ये नीचे चला गया, सो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या आ रहा है दैट इज इस तरफ राइट हैंड साइड में लैम्डा और नीचे ये आ जाएगा r। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। और आप यहां से देखेंगे कि दैट इज द 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज द कांस्टेंट, लैम्डा दैट इज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मींस इस पे यहां पे अगर दोनों के बीच में मैंने 1 कूलम रखा है, सो नेक्स्ट इज 1 कूलम, सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कांस्टेंट। जो मैंने आपको स्केल्स में बताया था कि अगर मैं प्लस Q चार्ज के ऊपर 1 फर्स्ट के ऊपर 1 चार्ज रख दूं, सेकंड के ऊपर प्लस Q चार्ज रख दूं, थर्ड के ऊपर चार्ज, मींस इसके ऊपर जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज सेम। सो ये हमारे पास आ गई कांस्टेंट। सो आप देखेंगे दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ये सारी टर्म कांस्टेंट है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R एंड R इज द रेडियस ऑफ दैट गॉसियन सरफेस, मींस जितना जितना हम इस वायर के दूर चलते जाएंगे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू
कम होती जाएगी। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर। तो हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। तो ग्राफ कैसे आएगा, दिस इज द ग्राफ बिटवीन, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, so let us know this is the electric field and this is the r is the radius. so inversely means जैसे जैसे हम इसे दूर चलते जाएंगे तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन, आप इसको 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी अगर आएगा आपको तो आपने यहाँ से इसका आंसर निकाल लेना। सो दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शन टू r स्क्वायर। सो यहाँ तक तो आ गया हमारे पास आर्टिकल। अब इसके बाद आएंगे न्यूमेरिकल्स। तो अब हम न्यूमेरिकल्स के लिए करते हैं। सो नेक्स्ट इज द न्यूमेरिकल्स। आजा सो बच्चों, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। जो अभी तक हमने आर्टिकल किया था दैट इज द एप्लीकेशन, एंड द फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर। तो वायर मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि न्यूमेरिकल जो है या तो वायर आ सकते हैं या फिर कह सकते हैं सिलेंडर। वायर और सिलेंडर में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। वायर का डायमीटर जो होगा वो स्मॉल होगा और सिलेंडर का जो डायमीटर होगा वो लार्ज होगा, बस इतना सा डिफरेंस है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम कुछ स्पेशल की पॉइंट्स लिखेंगे जो आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे जो आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे। सबसे फर्स्ट केस जो है हमारे पास सिलेंडर कैसा हो सकता है, दिस इज सिलेंडर। अब सिलेंडर में या तो ये फिल होगा या तो उसको हम बोलेंगे सॉलिड या फिर ये खाली होगा। तो खाली के लिए क्या बोलेंगे, दैट इज द होलो। तो हमारे पास दो केसेस आएंगे, या तो होलो या फिर क्या आएगा सॉलिड। अब ये जो सिलेंडर है ये या तो कंडक्टिंग होगा या फिर क्या होगा नॉन कंडक्टिंग। तो फर्स्ट क्या केस लेते हैं, दैट इज द कंडक्टिंग सिलेंडर। अब ये कंडक्टिंग सिलेंडर जो है या तो वो होलो है या सॉलिड है। हमने प्रॉपर्टीज में भी अंडरस्टैंड किया था दैट इज द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर दैट इज इक्वल टू 0। सो दैट मींस चार्ज भी क्या हो जाएगा 0। मींस इसके बीच में चार्ज जो है इनसाइड वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 0 इन द केस ऑफ कंडक्टिंग सिलेंडर। तो चार्ज होगा कहां, मतलब इस चाहे ये होलो है चाहे ये सॉलिड है, लेकिन इसके अंदर कोई भी चार्ज की वैल्यू नहीं होगी। चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो चार्ज सिर्फ होगा कहां, इसके सिर्फ ऊपर सरफेस के ऊपर। सो हम क्या लिखें, रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस आ गया है। अब ये सरफेस की बात आ गई तो मैं अभी से आपको बता देता हूं जो आगे हमने यूज करना है। हमारे पास एक थी लैम्डा। लैम्डा को क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मींस हम एक लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन जैसे ही इस लाइन को हम, जैसे कि हमारे पास ये लाइन थी, अगर इसको मैं 2 डायमेंशन इस तरफ एक्सीड कर दूं तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगी, सरफेस। तो सरफेस के लिए ये तो आ गया Q/L। सरफेस के लिए जो आता है सिग्मा, ये आपने रिमेंबर रखना, क्योंकि जो कर्व सरफेस एरिया था, जैसे ये मेरे पास गिलास था, इसका ये वाला कौन सा सरफेस, और कर्व सरफेस एरिया के लिए सरफेस बन रहा है। ये अगर ये पेन की बात करूं तो इसके लिए ऊपर जो आएगी दैट इज अ लीनियर। सरफेस के लिए आएगा कर्व, तो उसके लिए सरफेस, उसके लिए लिखेंगे हम दैट इज अ सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। और इसी तरह से अगर कोई एक शीट है, लेट अस सपोज ये मेरे पास एक शीट है, अगर इसको मैं 3 डायमेंशन इंक्रीज करूं, जैसे कि मेरे पास बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं इस तरफ से लेके आऊं तो ये क्या बन जाएगा 3 डायमेंशन, तो ये क्या बन जाएगा Q। तो Q क्या हो सकता है, दैट इज द वॉल्यूम। तो जो हमारे पास लैम्डा सिग्मा, तो उसके लिए आएगी रो। सो दिस इज द रो, और रो क्या आएगा, दिस इज Q/ लेंथ, लाइन के लिए लेंथ, शीट के लिए क्योंकि इसके लेंथ एंड ब्रेड्थ आएगी तो क्या आएगा एरिया, और क्यूब के लिए क्या आएगा, दैट इज द वॉल्यूम। तो ये आपने वहां पे ध्यान रख लेना है। जब भी कोई बात आएगी तो आप आइदर लैम्डा यूज करेंगे या सिग्मा या फिर रो, ये डिपेंड करेगा आपकी सरफेस कैसा है। तो सेकंड जो केस आएगा दैट इज अगेन होलो हो सकता है या फिर क्या सकता है सॉलिड। अब सेम लग रहा है बट ये सेम नहीं है, बिकॉज मैंने फर्स्ट जो केस लिखा दैट इज फॉर कंडक्टिंग सिलेंडर। अब क्या लिखेंगे, दैट इज अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। सो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की बात है, तो अब जो हमारे पास जो केसेस थे, इसके लिए सिर्फ मैंने एक ही केस लिखा था फर्स्ट, दैट इज द जो चार्ज है वो कहां पे आना चाहिए, ऑन द सरफेस। लेकिन जब मैं होलो की बात करूंगा लेकिन होगी नॉन कंडक्टिंग, तो ये केस सेम इसकी तरह हो जाएगा। मींस
होलो के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। जैसे मेरे पास कौन सा दिस इज नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, लेकिन जो चार्ज इनसाइड होलो नॉन कंडक्टिंग, ये तीनों केस सेम है और ये किसके लिए सेम हो जाएगा। लेकिन जो सॉलिड है, सॉलिड के लिए चार्ज इनसाइड भी होगा कुछ, तो ये क्या आएगा, दैट इज चार्ज इनसाइड, तो ये इनसाइड होगा, तो ये या तो सिग्मा की फॉर्म में होगा या फिर हम क्या करेंगे रो। सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज, एंड रो क्या था, दैट इज द वॉल्यूम। तो आपने ये अभी से की पॉइंट अपने लर्न कर लेने हैं और इसके बाद जैसे मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो मेरे को आप भी बताएंगे कि कहां पे कौन सा वाला यूज होने वाला है। तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, दैट इज जो अभी तक हमने अंडरस्टैंड किया था, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वायर। अगर वायर ना होके ये क्या हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है। तो जब वायर या सिलेंडर की बात आएगी तो उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक निकलेगी, उसके गॉसियन सरफेस के ऊपर। मींस हमें चार्ज कहां रखना पड़ेगा, उसके गॉसियन सरफेस के ऊपर। तो जो फर्स्ट केस था हम वो लेते हैं, दैट इज द कंडक्टिंग सिलेंडर। क्योंकि मैंने की पॉइंट्स पहले बता दिए हैं तो आप यहां से इजीली कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्या था, दैट इज द कंडक्टिंग सिलेंडर। तो कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए सबसे पहले हम एक सिलेंडर बना लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज अ सिलेंडर। तो फर्स्ट जो केस मैं लूंगा दैट इज द होलो। फर्स्ट केस क्या लेते हैं, दैट इज द होलो केस, होलो सिलेंडर। तो जब होलो आ गया तो दैट मींस इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तो लेट अस सपोज अब मेरे पास क्या आएगा, या तो हमें ऐसे पूछा होगा क्वेश्चन, लेट अस सपोज इसकी सेंटर एक्सिस आ गई, लेट अस सपोज इसका जो रेडियस है, इस रेडियस को मैं मान लेता हूं दैट इज द कैपिटल आर। जो ये सिलेंडर है इसका रेडियस कितना आ गया, दैट इज द कैपिटल आर। अब हमें क्वेश्चन दो तरह से आ सकते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एट ए डिस्टेंस आर। ये इनसाइड के बीच में क्वेश्चन आ सकता है, या आउटसाइड, मींस या तो चार्ज आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या फिर किसी इसके बाहर या इसके सरफेस के ऊपर। ये तीन केसेस बनते हैं। तो जो मैं फर्स्ट केस लेता हूं, मैंने इसका रेडियस आर ले लिया, तो लेट अस सपोज जो सेकंड केस है मैंने यहां पे, मेरे को यहां इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर। सिलेंडर की बात हो सकती है या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे वायर भी हो सकती है। तो जब भी हम पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा इसके अराउंड एक सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जितना ये डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस ये ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक सिलेंडर की फॉर्म में आ गया। तो ये सिलेंडर बन रहा है हमारे पास, और ये सिलेंडर जो था, इस सिलेंडर के भी वैसे तीन फेसेस हैं, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ऐसे के, और ये चार्ज जो है होलो है, तो इसके कहां पे आएगा, सरफेस के ऊपर। सो दिस इज द सरफेस। तो यहां इसके तीन केसेस बनेंगे जो हमने पहले अंडरस्टैंड किया था, ये फर्स्ट फेस, ये सेकंड फेस, एंड दिस इज द थर्ड फेस। तो अभी तक आपने जो अंडरस्टैंड किया है दैट इज इस वाले में और इस वाले में एंगल कितना बनता है, दैट इज द 90 डिग्री। मींस ये एरिया वेक्टर जो है अपर डायरेक्शन में, दिस इज द एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। नीचे वैसे ही यहां नीचे एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बना 90। मींस अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट, और क्या बचेगा, दैट इज 0। मींस अब हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम, और गॉसियस थ्योरम क्या बोलती है, दैट इज द EDS is equal to Q upon epsilon naught। Q क्या है, दैट इज द चार्ज, और Q ये क्या है, इनसाइड चार्ज है या आउटसाइड है, अब आप बताएंगे मेरे को, क्योंकि ये कौन सा चार्ज है, चार्ज इसके आउटसाइड में है, इनसाइड में तो कोई भी चार्ज नहीं है। जो मैंने अभी इससे पहले एक की पॉइंट बताया था, दैट इज Q इनसाइड ए सॉलिड भी था या फिर वो क्या था, होलो, उसके लिए Q इनसाइड दैट इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पार्ट्स में है, EDS प्लस EDS, ये हम पहले कर चुके हैं, फर्स्ट फेज, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, एंड दिस इज द Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखेंगे ये तो 0 हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट फेज में एंगल 90 डिग्री, सो EDS दैट इज इक्वल टू 0, EDS ये आएगा cos ऑफ 90, इस तरीके से ये भी क्या जाएगा 0। अब बचेगा हमारे पास सिंपल थर्ड फेज, सो दिस इज द EDS, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर में जो एंगल आता है वो कितना आता था, 0 डिग्री। तो हमारे पास आ गया चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी
कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं। सो ई डी एस, एंड डी एस इज द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर कौन सा है, क्योंकि हमें सिर्फ इसके ऊपर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसका लेट अस सपोज दिस इज द रेडियस आर मान लेते हैं। और जो फर्स्ट केस था दैट इज द आर इज लेस देन कैपिटल आर, ये आर जो है इस कैपिटल आर से छोटा है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं दिस इज द इनसाइड द सिलेंडर। तो क्वेश्चन आप देख लेना कि आपको कैसे पूछा उसने, आर लेस देन स्मॉल आर भी पूछ सकता है, या फिर हम क्या बोलेंगे कि किसी पॉइंट की इनसाइड सिलेंडर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब आप देखेंगे दिस इज द डीएस, डीएस क्या था, दिस इज द सरफेस, तो ये सरफेस एरिया है। तो यहां से अगर आप फिलहाल इसको मैं छोड़ भी रहा हूं क्योंकि ये होलो सिलेंडर है, तो Q की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज द 0। अगर Q 0 हो गया दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो सिलेंडर दैट इक्वल टू 0। ये था फर्स्ट केस। अब सिमिलर केस हमारे पास ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे पास सिमिलर, ये हमारे पास सिलेंडर जो था पहले वाला, यही सिलेंडर है हमारे पास और ये सिलेंडर है हमारे पास, इसकी सेंटर वाली लाइन ये है और हमने इसका रेडियस कितना मान लिया था, दैट इज द रेडियस इज द r। क्वेश्चन सेम है, लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो आउटसाइड द स्फीयर। तो लेट अस सपोज ये डिस्टेंस कितना, दैट इज द r, ये क्या पॉइंट p। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके अराउंड बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस, इतना ये लेट अस सपोज ये हमारे पास सिलेंडर है और ये हमने क्या किया, इसके अराउंड क्या बना दिया गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस ही हमें सेम ऐसे मेथड से हम ये करेंगे, दैट इज द सेकंड पॉइंट। हम क्या कर रहे हैं, इसमें r जो है, अब देखो पहले केस में जो स्मॉल r था वो कैपिटल R से कम था, लेकिन अब ये सॉरी ये r है कैपिटल R, अब जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से क्या है ज्यादा, दैट इज द r इज ग्रेटर देन r, मींस आउटसाइड द सिलेंडर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आपको आउटसाइड भी आ सकता है, या फिर उसने वहां पे r लेस देन या ग्रेटर देन के बारे में पूछेंगे। तो अब इसके ऊपर चार्ज क्या है, दिस इज द चार्ज प्लस q, जो हमारे पास सिलेंडर है ये चार्ज कितना है, दैट इज द प्लस q। अब हमें निकालने पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सिलेंडर। तो आप देखेंगे लेट अस सपोज ये जो सिलेंडर था इसकी लेंथ दैट इज द स्मॉल l ले लेते हैं, ये हमारे पास सिलेंडर सेकंड जो था इसकी लेंथ क्या कर लेते हैं हम, दैट लेंथ इज द l। तो हम फिर से वही यूज करेंगे, दैट इज द गॉस थ्योरम। हमें फिर से तीन केस आएंगे, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकंड केस डाउनवर्ड और ये थर्ड केस। तो हमें पता कि फर्स्ट और सेकंड दैट इक्वल टू 0 बिकॉज़ एंगल क्या आएगा 9 डिग्री। सो हमारे पास एक ही फेस बचेगा, दैट इज द EDS, कौन सा, दैट इज द थर्ड, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो चार्ज है इसके इनसाइड में है, पहले क्या था, दैट इज द आउटसाइड। तो हमने पहले बोला था कि जो इस सिलेंडर के केस में चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, Q की वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा ही 0, कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो। लेकिन इसके लिए अब 0 नहीं है, क्यों, बिकॉज ये सिलेंडर जो है दूसरे सिलेंडर के बाहर। लेट अस सपोज जो मेरे पास अभी अंदर वाला सिलेंडर जिसके ऊपर चार्ज है वो ये है और ये बाहर वाला सिलेंडर है, दैट मींस इसका जो फ्लक्स निकलेगा वो इसमें टच होगा, और कितना टच होगा, इसकी लेंथ के ऊपर, जितनी इसकी लेंथ होगी उसी के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो अब हमारे पास आ गया EDS, और मैंने बताया था E is continuous, so this is the EDS, this is the third case is equal to Q। अब Q क्या आएगा, that is the surface, और मैंने आपको तीन केसेस बताए थे, लैम्डा, सिग्मा एंड रो। तो अब मेरे को आप बताएंगे इसमें से कौन सा यूज करूं, लैम्डा करूं, सिग्मा या फिर रो। तो आप देखेंगे क्योंकि ये इसका सरफेस है तो हम क्या यूज करेंगे, सरफेस के लिए। तो ये हमारे पास यूज होगा सिग्मा, सिग्मा का तो दैट इज Q अपॉन A। सो ये क्या है हमारे पास, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। सो Q की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज द सिग्मा इनटू A, एंड A इज द व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ इनसाइड सिलेंडर। मींस ये तो था हमने गॉसियन सरफेस था, और जो ये इनसाइड है इसका रेडियस, और इसका रेडियस हमने कितना माना होगा, दैट इज द स्मॉल r। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा, तो हम इसी का ही लिखेंगे। तो ये कितनी वैल्यू आएगी, Q कितना आएगा, सिग्मा इनटू A, सिग्मा इनटू A, एंड A इज द एरिया ऑफ इनसाइड सिलेंडर। सो ये क्या है, दिस इज द इनसाइड सिलेंडर का सरफेस एरिया। तो इनसाइड सरफेस एरिया कितना आएगा, बिकॉज इसका रेडियस कितना r, सो दिस इज द सिग्मा 2 पाई rn, और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया आएगा बिकॉज अबर्ट और डॉर्मट क्या हो चुका है, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम सिंपल
Q की वैल्यू पुट कर सकते हैं एंड इट इज इक्वल टू सिग्मा, सॉरी ये जो R है, R जो है कैपिटल R को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह ध्यान रखना क्योंकि हम इनसाइड की बात कर रहे थे, तो इनसाइड का जो रेडियस है दैट इज द R पुट कर देंगे। सो Q इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई R इनटू L अपॉन नीचे क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट। और अब देखेंगे ds, ds क्या था, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस आउटर, जो आउटर साइड वाला उसका सरफेस एरिया। अपवर्ड भी 0 हो चुका है, डाउनवर्ड भी क्या हो चुका है 0, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ इस सिलेंडर का जो हमारे पास आउटर सरफेस एरिया है, और उसका आउटर सरफेस एरिया क्या है दैट इज इक्वल टू 2 पाई, और आउटर के लिए जो रेडियस हमने कंसीडर किया दैट इज द r, 2 पाई rl इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई rl अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो देखेंगे आप 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो रहा है, L से L कैंसिल आउट हो रहा है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू यहां से क्या क्या कॉमन आ रहा है, सीधा R यहां से, सॉरी R यहां डिवाइड हो गया, R के साथ क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या आ रहा है सीधा सिग्मा, और यहां पे कितना आएगा दैट इज द ऊपर जो बचेगा दैट इज द R। तो ये हमारे पास आई इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर। तो अब आप देखेंगे सिग्मा भी कांस्टेंट है बिकॉज़ सरफेस चार्ज इस पे सेम रहेगी, R भी कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट भी क्या है कांस्टेंट। सो दैट इज द E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये हमारे पास आ गया दिस इज द आउटसाइड द सिलेंडर। तो अब हम यहाँ पे इसके बीच में ग्राफ बना सकते हैं, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास देखो एक फर्स्ट जो केस था दैट इज द इनसाइड, और एक क्या गया आउटसाइड, और एक आ जाएगा सरफेस। लेट अस सपोज ये मैं क्लोज करके यहां तक रख दूं तो ये क्या बन जाएगा सरफेस के ऊपर। तो अब हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके R, क्योंकि चेंज क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है और साथ में क्या चेंज हो रहा है R, तो हम R के साथ इसका ग्राफ बनाते हैं। इस तरह क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो सिलेंडर है इसको मैं यहां पे डाल रहा हूं, लेट अस सपोज दिस इज द सिलेंडर, और इस सिलेंडर का जो रेडियस है, ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस कितना है दैट इज द कैपिटल R। तो इसकी वेरिएशन कहां से कहां होगी, या ये पॉइंट इनसाइड 0 लाइन पे होगा, या फिर इसके सरफेस के ऊपर होगा, या फिर इसके आउटसाइड होगा। तो सबसे पहले हम आउटसाइड की बात करते हैं। तो ये आउटसाइड है R ग्रेटर मींस R से बाहर की तरफ, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा वैसे वैसे E की वैल्यू कम होती जाएगी, और मैक्सिमम कहां होगी जब R से R इज इक्वल टू, ये जो R है R के बराबर हो जाएगा, तो R से R कैंसिल, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसके सरफेस के ऊपर। और इनसाइड में क्या हुआ था, इनसाइड का तो हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारे पास आ गया इनसाइड, तो ये आई इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और इसके बाद फिर से डिक्रीज होना शुरू होगी। सो दिस इज द केस फॉर कंडक्टिंग सिलेंडर, आइदर होलो हो चाहे वो क्या हो सॉलिड, उसमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आएगी। और इसके बाद जो थर्ड केस था दैट इज फॉर नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए भी सेम टू सेम ऐसे ही आएगा बिकॉज इनसाइड उसके भी 0 होगा और आउटसाइड क्या आएगी सेम ही आएगी। लेकिन जो थर्ड केस है, फोर्थ केस दैट इज द नॉन कंडक्टिंग, और उसके लिए जो क्या है दैट इज द नॉन कंडक्टिंग होलो, तो मैंने बता दिया सेम ऐसे आएगा। लेकिन जो फोर्थ केस था दैट इज द नॉन कंडक्टिंग विद सॉलिड, तो उसमें थोड़े से पॉइंट चेंजेस हो जाएंगे, वो कैसे हो जाएंगे वो जल्दी से देख लेते हैं हम। डायग्राम्स फिलहाल मैं ऐसे रहने दे रहा हूं, मैं कंडक्टिंग की बजाय सिर्फ यहां लिख रहा हूं नॉन कंडक्टिंग। और ये केस कौन सा था, फोर्थ केस। पहला केस में क्या आएगा, दिस इज द इनसाइड। तो इनसाइड के लिए जो हमने जो पहले आर्टिकल किया सेम उसी के बेस पे देखे हमने क्या लिखा था, दिस इज द अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ E dot ds is equal to q upon epsilon naught। अब E जो थी अपवर्ड और डाउनवर्ड वो 0 हो चुकी है, तो सिर्फ क्या आएगा इन दोनों के लिए। सो दिस इज द थर्ड केस आएगा, थर्ड केस E ds which is equal to q upon epsilon naught। बट अब इनसाइड सॉलिड के लिए मैंने बताया था कि इनसाइड में उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, दैट मींस ये अंदर से सारा फिल है, तो अंदर से फिल होने के कारण इसके बीच में आएगी वॉल्यूम। तो हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है हमारे पास था फर्स्ट लैम्डा, फिर आया सिग्मा, फिर क्या आया रो, ये था हमारे पास लाइन के लिए, ये क्या आया था सरफेस के लिए, और ये थर्ड केस दैट इज फॉर वॉल्यूम, दिस इज फॉर वॉल्यूम। तो हमारे पास Q क्या था, जैसे Q अपॉन V
एंड Q किसके बराबर आ गया, Q इज इक्वल टू रो इनटू V एंड V इज वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। लेट अस सपोज ये जो सिलेंडर है इसकी जो लेंथ है दैट इज द L, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज द पाई r स्क्वायर L, और r कौन सा, दिस इज द ये जो इसके इनसाइड वाला था, बिकॉज हम आउटसाइड की बात नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज द पाई r स्क्वायर L। इनसाइड के लिए हमारे पास ये आ रहा है, तो जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज द Q एंड Q इज इक्वल टू रो पाई r स्क्वायर L अपॉन एप्सिलॉन नॉट EDS, E इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, और ये फिलहाल मैं इसको बाहर लिख देता हूं, एंड DS इज द सरफेस एरिया, मींस इसका जो सरफेस एरिया है जो हम इनसाइड रख रहे हैं, तो उसका सरफेस एरिया क्या था, दिस इज द पाई, सो दिस इज द 2 पाई RL, और साथ में आएगी E। तो इसमें देखो कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, L से L कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, सो हमारे पास पाई से पाई कैंसिल आउट, सो E इज इक्वल टू सिग्मा, हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बाकी सारी क्वांटिटी कट हो चुकी है, नहीं सिर्फ ये हमारे पास बचा R। सो दैट मींस यहां से डायरेक्टली देखें तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मींस जैसे जैसे इसका रेडियस बढ़ता जाएगा इस सिलेंडर का, इस पॉइंट पहले यहां होगा तो इसकी वैल्यू 0, जैसे जैसे R इंक्रीज होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका जल्दी से हम करते हैं, इसका पहले तो था इनसाइड, फिर क्या आएगा आउटसाइड। इनसाइड के लिए मैंने बताया था R इज लेस देन R, एंड साइड के लिए R इज ग्रेटर देन R। तो जल्दी से हम लिखते हैं आउटसाइड के लिए फिर से वही, क्योंकि हमें पता बाकी सारे फेसेस अपवर्ड डाउनवर्ड जीरो, सिर्फ राइट में डाला जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी थर्ड केस EDS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखेंगे कि ये जो एरिया जो आ रहा है, ये एरिया के साथ अब वॉल्यूम आएगा, तो जो चार्ज था ये Q, ये कौन सी क्वांटिटी बनेगी, दिस इज द रो, एंड रो इज इक्वल टू Q अपॉन V, एंड Q जो था इनसाइड, और इनसाइड वाले का जो रेडियस कितना था, दैट इज द रेडियस R। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, Q इनटू रो इनटू V, एंड V इज द इनसाइड सिलेंडर जिसका रेडियस कितना है R, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज द पाई कैपिटल R स्क्वायर इनटू L। तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट जल्दी से यहां पुट कर देते हैं, दिस इज द रो पाई R स्क्वायर L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो E थी दैट इज द कांस्टेंट, सो DS इज द सरफेस एरिया ऑफ ये वाला जो आएगा हमारे पास, तो इसका जो रेडियस था दैट इज द R। सो E इज इक्वल टू ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी ऑड वाले की थी, तो इसका जो रेडियस था दैट इज द R, सो दिस इज द 2 पाई R इनटू L। सो जल्दी से कैंसिल हो जाता है, पाई से पाई कैंसिल, L से L कैंसिल आउट, सो हमारे पास E की वैल्यू दैट इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से 2 आ गया और नीचे आएगा R, और यहां से कितना आएगा R स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे यहां पे, तो रो भी कांस्टेंट है, R इज द रेडियस दैट इज आल्सो कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, सो दैट मींस E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड केस। जल्दी से सेम जैसे हमने पहले डायग्राम बनाई थी, वो किसके बीच में थी, दैट इज द डायग्राम बिटवीन, ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या आ गई हमारे पास, दिस इज द रेडियस। तो जल्दी से हम ये इसका डायग्राम बनाते हैं, सेम पहले की तरह आएगा, ये रेडियस था, दिस इज द R इज इक्वल टू R, ये जो पॉइंट था जो हमारे पास ये था, दिस इज द रेडियस R। तो अब आउटसाइड के लिए क्या है, सेम पहले वाला केस, इनवर्सली प्रोपोर्शन। इनसाइड के लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम, और इसके बाद आप देखेंगे E इज यहां से E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब R के ऊपर डिपेंड की थी, इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा। सो दिस इज द थर्ड केस। सो इस तरह से अगर कोई आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप इस मेथड से यूज करके आप सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज ऑन इट्स एक्सियल लाइन। थैंक्स।